हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मिशन सक्सेस में, जहां आपको पता है कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है और वो है आपकी कामयाबी। मेरा नाम कैप्टन प्रभु, यू कैन कॉल मी केवाईसी, नो योर कैप्टन। सो और मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है दैट यहाँ पे मैं क्यों हूँ और मेरा और हमारी पूरी टीम, मिशन सक्सेस की जो पूरी टीम है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, आपकी कामयाबी, और स्पेशली उन लोगों की कामयाबी जो सिर्फ इस वजह से लाइफ में पीछे हैं कि या तो उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, या पब्लिक स्पीकिंग में उनको हिचक है, या उतनी महारत हासिल नहीं है। अदरवाइज उनके पास वो सब है जो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो स्किल है कम्युनिकेशन की, पब्लिक स्पीकिंग की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, सॉफ्ट स्किल की, यहाँ पे मैं जो हमारे ब्लू कॉलर वर्कफोर्स है, इनफैक्ट जो यंग प्रोफेशनल्स है, स्टूडेंट्स है, उनकी भी मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, और इस आशा और विश्वास के साथ मैं और हमारी टीम निरंतर ये प्रयास करेंगे कि आपकी लाइफ को हम सक्सेसफुल बना सकें और किसी तरीके से उसके काम आ सके। तो यही मिशन सक्सेस का इकलौता मिशन है, आपकी कामयाबी। और इस पर्टिकुलर जो हमारा कोर्स है, 90 डेज प्रैक्टिकल पीएचडी इन पब्लिक स्पीकिंग, मेरे अगर कुछ वीडियोस आपने पहले देखे होंगे तो उसमें हमने बताया कि इस कोर्स को हम 3 भागों में बांटेंगे, और रेदर हमने उनको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पार्ट 1 जो गोल्ड मॉड्यूल है वो डे 1 से 30 चलेगा। डे 2 है जो डायमंड मॉड्यूल है वो 31 टू 60, और जो प्लैटिनम मॉड्यूल है वो 61 से 90। यानी हम इन 90 दिनों में आपके इंडिविजुअल जीडीपी गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम प्रोग्राम के थ्रू बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, और मैं आपका परिचय हमारे गोल्ड मॉड्यूल के डे 1 के टॉपिक से कराना चाहूंगा। तो मैं सीधा आपको ले चलता हूं जो हमारा पब्लिक स्पीकिंग गोल्ड मॉड्यूल का पहला टॉपिक है, राइट। और जिसमें हम आपकी जो गॉड गिफ्टेड आवाज है, वॉइस है, उसको निखारने की कोशिश करेंगे, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उस आवाज को आप कैसे इस्तेमाल करके जीवन में कामयाबी पा सकते हैं, इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। हम इसको हिंदी इंग्लिश, जनरली हिंदी की तरफ बायस रखेंगे, क्योंकि हमारा फोकस जिस समुदाय के लिए है वो लोग इंग्लिश में इतने पारंगत नहीं है, बट फिर भी कोशिश करेंगे जहां यथासंभव होगा वहां इंग्लिश का प्रयोग भी किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ योर सक्सेस। और पहला जो टॉपिक है हमारा डे 1 का, अनलीश योर वॉइस द पब्लिक स्पीकिंग जर्नी, यानी आपके आवाज के माध्यम से आपकी पब्लिक स्पीकिंग की जो जर्नी है उसकी शुरुआत करते हैं। आप सभी का एक बार फिर मिशन सक्सेस की टीम स्वागत करती है डे 1 ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग मॉड्यूल में। आपकी आवाज आपकी शक्ति है। सिर्फ शारीरिक शक्ति से ही सफलता नहीं मिलती है किसी भी इंसान को, व्यक्ति को, राइट। और इस आवाज को अगर आप अच्छे तरीके से सोच समझ के अपने शब्दों को, वाक्यों को इस्तेमाल करेंगे तो जीवन में जरूर हम सब थोड़ा बहुत बेहतर हो सकते हैं। और ये आवाज का जो जादू है, ताकत है, वो आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ में मदद करेगी, आपकी प्रोफेशनल सक्सेस में मदद करेगी, और आप एक अच्छी छाप जो है वो अपने समुदाय पे और सोसाइटी पे छोड़ सकते हैं। और ये सब कैसे होगा? जब आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे प्रैक्टिस के द्वारा, रिहर्सल के द्वारा, राइट। और जैसे जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग में महारत हासिल करते जाएंगे, आप अपने निजी जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में और अपने समुदाय में, तीनों ही क्षेत्रों पे जो है वो आप अपनी छाप छोड़ सकते हैं और आप बेहतर हो सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग है क्या। सो ब्रॉडली पब्लिक स्पीकिंग, ऐसा कहूं मैं कि हम जब भी मुंह खोलते हैं किसी के सामने, राइट, कोई भी शब्द निकालते हैं, मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट हो ही जाता है, राइट। भले ही आप वो घर में हो, रास्ते में हो, वर्क प्लेस पे हो, वहां तो हर कुछ ही पब्लिक स्पीकिंग है, राइट। अब जब हर आपके मुंह से निकला हुआ, आपके मुखार बिंदु से निकला हुआ हर शब्द ही
कोई ना कोई मैसेज तो देगा, चाहे वो सही मैसेज हो या गलत मैसेज हो या कहीं मिक्सचर हो। इसलिए हम सबको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी दूसरे के सामने जो भी शब्दों का इस्तेमाल करें, बात करें, वो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान तरीके से हो, राइट? ताकि जो उसका इम्पैक्ट हो, वो अच्छा हो सुनने वाले पर भी, और उसका जो काउंटर प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे व्यक्तित्व पे हो, वो भी पॉजिटिव हो। अब उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो भी कम्युनिकेट करें वो क्लियर हो, यानी साफ हो। जो भी आप अपने आइडियाज बताने चाहते हैं उनको क्लियरली और बिल्कुल नाप तौल के जो है अपने मैसेज को आप पहुंचाएं, सो दैट जो आप कहना चाहते हैं ऑडियंस वही समझे। और जब हम ऑडियंस की बात कर रहे हैं तो, और पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने दीवार के सामने खड़े होकर बोल दिया, उसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एब्सोल्युटली, अनलेस दीवारों के कान नहीं है आपकी दीवारों के। बट हिंदुस्तान में तो आपको पता ही है दीवारों के भी कान है, तो ऐसी दीवार से बात कीजिए जिनके कान नहीं। उसके अलावा जहां पे भी आप किसी से भी बात करेंगे, चाहे वो एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो या ग्रुप ऑफ व्यक्ति हो, तो आपको उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको समझना जो है वो निहायत ही आवश्यक है, राइट? बिना ऑडियंस की रिक्वायरमेंट को समझे एक अच्छा वक्ता बनना काफी मुश्किल है, राइट? तो जैसे जैसे हम इस जर्नी पे, वैसे तो आप जनरली जानते ही हैं आप जिससे बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम उसको, उसकी बारीकियों को नहीं ध्यान रखते। तो अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है, अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, राइट? और कम्युनिकेटर या पब्लिक स्पीकर का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा 100,000 2,000 लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, छोटे से ग्रुप में भी जब आप बात कर रहे हैं, वहां भी ये जो भी आप सीखेंगे वो काम आएगा आपके। और ऑब्वियसली आप दोस्तों के साथ गप मारने के अलावा जब भी हम कुछ कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका एक पर्पस होता है। और इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप बात करें, पब्लिक स्पीकिंग करें, उसका एक पर्पस हो, राइट? बिना पर्पस वाली जो बातें हैं उनको हम इस मॉड्यूल में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा जो है वो फोकस एरिया नहीं है। हमारा फोकस एरिया है कि वो सिचुएशंस हैं जिनमें आप बेहतर होके अपने जीवन को और सफल बना सकते हैं, राइट? सो अब जो एक अच्छी पब्लिक स्पीकिंग है, कम्युनिकेशन है, उसका क्या असर होगा, क्या बेनिफिट होगा आपको? तो आपके करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, एडवांसमेंट मिलेगी। आप जिस स्टेज पे भी हैं, खास करके जो हमारा ब्लू कॉलर समुदाय है, वहां तो बहुत ही जरूरी है कि आप इस स्किल में महारत हासिल करें, राइट? और फिर आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, यानी अपने कार्यस्थल पे जो कलीग्स हैं, फैमिलीज हैं, रिलेटिव्स हैं, या सोसाइटी के जिस भी व्यक्ति से आप वार्तालाप करते हैं, उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, बिकॉज आप अपनी बात अच्छे से कह पाएंगे, आप सही मैसेज पहुंचा पाएंगे, और आपका जो जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो क्या चाहता है, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, उस हिसाब से आप अपने मैसेज को पहुंचा पाएंगे। तो डेफिनेटली आपका पर्सनल रिलेशनशिप भी इंप्रूव होगा और कम्युनिटी, समुदाय पे भी उसका असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा। अब पब्लिक स्पीकिंग को असरदार बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन सी कोर स्किल्स हैं? तो वो है क्लैरिटी, यानी जो भी आपको मैसेज पहुंचाना है जिस भी ऑडियंस को, वो क्लियर होना चाहिए और लॉजिकल तरीके से उसको पहुंचाया जाए, स्ट्रक्चर्ड तरीके से पहुंचाया जाए, राइट? तभी जो भी आप मैसेज दे रहे हैं वो पूर्ण रूप से आपके जो ऑडियंस है वो ग्रहण कर पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस, अब आप अपने आप पे विश्वास कीजिए कि जो भी मैं बोलने जा रहा हूं उसकी कुछ वैल्यू है, क्योंकि आपने मेहनत की है उसको क्राफ्ट करने के लिए, स्ट्रक्चर करने के लिए आपने तैयारी की है। तो आप अच्छा सोचें कि जो भी मैं बोलने जा रहा हूं वो जरूर, जो जिसके लिए भी मैं ये मैसेज दे रहा हूं उसका भी फायदा होगा। उससे आपको कॉन्फिडेंस, जब आप कोई अच्छी चीज करने जाते हैं, जैसे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, हो सकता है इसमें त्रुटियां होंगी, जो मैं बोलूं कुछ त्रुटि भी हो सकती है, आवाज अच्छी ना हो, पिक्चर अच्छी ना हो सकता है कई बार कंटेंट भी उतना अच्छा ना हो, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो अच्छी नीयत से कर रहा हूं, राइट? और अगर इसका कोई, जो भी मैं शेयर कर रहा हूं उसको कोई मन से ग्रहण करेगा तो जरूर थोड़ा सा 1% 2% तो उसके जीवन में जो है अच्छाई या फायदा जरूर होगा कहीं ना कहीं, उसके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये जो चीज है
ये जो जज्बा है वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है। हो सकता है मैं बिल्कुल परफेक्ट, डेफिनिटली मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई परफेक्ट संसाधन है, ना मेरे पास कोई बहुत बड़ा स्टूडियो, ऐसा कोई दिव्य ज्ञान भी नहीं है। पर जो कुछ भी मैंने सीखा है नो अपने समाज से, स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस से, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस है कि जो ये स्किल है वो किसी ना किसी की मदद जरूर कर सकती है, और यही जो है वो हमारा पर्पस है, राइट? तो या सबके लिए लागू है, आप जो भी कर रहे हैं आपका भी पर्पस है। अगर आपका पर्पस अच्छा है तो वो कॉन्फिडेंस आएगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आप अपना मैसेज अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। कनेक्शन। और जब एक बार नो हम क्लियर है, हमें क्या, हमारा पर्पस क्या है, क्या करना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं, तो डेफिनेटली जो है जो ऑडियंस है उसके साथ आपका धीरे धीरे जो है वो कनेक्ट दिन पर दिन बेहतर होता जाएगा। जैसे कि मैं भी आशा कर रहा हूं कि जो भी श्रोता है, ऑडियंस है, स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनके साथ जो मेरा कनेक्ट है वो धीरे धीरे मजबूत होगा। अब पब्लिक फियर का जो पब्लिक स्पीकिंग नो का जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है, वो है फियर। अब जैसे ही ये हम सब ने फील किया है, बड़े से बड़े जो वक्ता हैं, लीडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सबको स्टेज से डर लगता है। ये बात हम कई बार कह चुके हैं। आप जरा भी गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा पब्लिक स्पीकिंग किस किस अवस्था में तो नो डेथ से भी ज्यादा फेयरफुल है, राइट? ऐसा कुछ स्टार्टेड एक रिसर्च, बड़े स्पीकर्स को बोलते सुना है मैंने। तो हो सकता है शायद अतिशयोक्ति भी हो, लेकिन ये तो सच है कि जब भी स्टेज पे हम जाते हैं और श्रोता होते हैं तो वहां थोड़ी बहुत थरथराहट तो सबको होती है, राइट? सो उस डर से, फियर से, उसको आप स्टेज फ्राइट कह लीजिए, पियर प्रेशर कह लीजिए, नो ऑडियंस प्रेशर कह लीजिए, अंडर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, कैसे निजात पाएं या कंट्रोल करें। तो आप पहले तो जो भी सच है उसको स्वीकार कर लें। आई थिंक आधी जो लड़ाई है वो हम वहीं जीत जाते हैं जब हम सत्य को स्वीकार लेते हैं। अब सत्य हो सकता है कि मेरी भाषा उतनी अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, मेरी पर्सनालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सिंस मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस पे काम करूंगा, तो कहीं ना कहीं आपने जो ये सच्चाई है उसको आत्मसात कर लिया है, तो वो आपके मन को स्थिर करेगी, आपको कॉन्फिडेंस देगी। सो सबसे पहला, जो भी आपका डर है, भय है, आशंका है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। फिर उसके बाद काम करेंगे। हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये जो सीरीज चल रही है ये एक्चुअली उसको उससे निजात पाने की ही कार्रवाई है। फिर आप अपने माइंडसेट को, यानी जो आपकी सोच है उसको रिफ्रेम कीजिए, पॉजिटिवली रिफ्रेम कीजिए, राइट? और जैसा हमने पहले कहा कि भाई हम ये अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, तो भले ही शुरुआत उतनी अच्छी ना हो, लेकिन धीरे धीरे विद प्रैक्टिस डेफिनेटली हम सब जो है वो बेटर हो जाएंगे इस विधा में। और प्रैक्टिस इज द ओनली वे। देयर आर टू रूल्स, दैट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड सेकंड इज डोंट फॉरगेट द फर्स्ट रूल, राइट? ये किसी भी विधा के लिए है। कोई भी चीज सीखनी हो तो प्रैक्टिस ही नो उसका एकमात्र सोल्यूशन है। और उसके लिए हम कई सारे माध्यम टीचर से सीख सकते हैं, सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, लोगों नो कोचिंग ले सकते हैं। सो जिस भी विधा से, जिस भी तरीके से हम नो इम्प्रूव करना चाहते हैं, सो बट प्रैक्टिस एक जरिया है उसको बेहतर करने के लिए। और एम्ब्रेस ग्रोथ, यानी ग्रोथ की माइंडसेट को एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि ये सब एक्टिविटी हम क्यों कर रहे हैं? हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सब ग्रोथ चाहते हैं। मैं आपको आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं भी अपनी ग्रोथ चाहता हूं कि जब मैं आपको सिखाऊं मैं बेहतर हूं, और इस उम्मीद से कर रहा हूं कि जो लोग भी सीखेंगे, सुनेंगे, वो भी सीख कर थोड़े बेहतर होंगे। और जिनको ग्रोथ नहीं चाहिए उनको जरूरत नहीं है ना नो इसको देखने की, ना इस प्रेजेंटेशन को देखने की, ना इस वीडियो को देखने की, ना मुझे सुनने की। they can comfortably watch no serial movies anything, वो उनकी चॉइस है। तो हम मान रहे हैं कि जो लोग भी ये सुन रहे हैं, जो भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ग्रोथ ओरिएंटेड लोग हैं। और जब आप ग्रोथ ओरिएंटेड माइंड सेट के साथ काम करते हैं तभी आप सीख पाएंगे कोई भी। देन अब स्टेज फ्राइट, जो स्टेज का भय है, वो ऐसा नहीं है कि कहीं से नो आप कुछ अजीब हैं, सिर्फ आप ही को लगता है, या आप में कुछ कमी है इस वजह से लगता है। नहीं, जो भी मनुष्य है नो सबको डर लगता है, क्योंकि इसके पीछे एक केमिकल जो है वो लोचा है, कॉम्बिनेशन है, राइट?
और ये हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि जब भी दुश्मन हमसे बड़ा होता है, हम भागने की कोशिश करते हैं, और जब दुश्मन हमसे छोटा होता है, हम उस पर हावी हो जाते हैं, हमला करते हैं। तो जब स्टेज हमसे बड़ा हो जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से उसको अवॉइड करें, स्टेज रूपी दुश्मन को, और हम जो है उसे छोड़कर भाग जाएँ। इसी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। इसको आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, बहुत कुछ मिलेगा कि ये इवोल्यूशनरी कैसे हम, जब हम आदि मानव थे तो कैसे अपनी रक्षा करते थे। कहीं वहीं से धीरे-धीरे ये थ्योरीज डेवलप की हैं। तो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स है, जब दुश्मन हमसे बड़ा होता है हम भाग जाते हैं, और जब दुश्मन बराबर का होता है या कमजोर होता है तो हम फाइट करने की कोशिश करते हैं। अब इस डर के कुछ फिजिकल सिम्टम है, बिकॉज हर चीज किसी ना किसी रूप में उजागर होती है। खुशी होती है तो स्माइल आती है, राइट, आप हंसते हैं, कई बार आंसू भी निकल आते हैं, खुशी के आंसू। वैसे ही जब भय लगता है तो उसके भी कुछ जो है फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। आपकी धड़कन जो है दिल की बढ़ जाती है, वो एक्साइटमेंट में भी बढ़ती है, थोड़ा पसीना आने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, गला सूखने लगता है, ओठ चिपकने लगते हैं, थोड़ा दिखना भी कम हो जाता है और सुनना भी कम हो जाता है। आपको ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती जो है आपके अगेंस्ट है, पूरी कायनात आपके अगेंस्ट हो गई। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं पब्लिक जो स्टेज फियर के, राइट, पर इन पे निजात पाया जा सकता है। और जब आप डरे होते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपकी सोचने की शक्ति, आपकी मेंटल जो स्टेट है उसको भी इम्पैक्ट करता है, और आपका जो दिमाग है वो शून्य होने लगता है, और आपकी जो सोचने की क्षमता है वो कम हो जाती है, राइट। और आपको लगता है कि यार मेरे से नहीं होगा, नो, ये लोग तो सब जानते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैंने जो तैयारी की है वो मैं भूल रहा हूँ। और ये हम सबके साथ किसी ना किसी रूप में हुआ है जब भी स्टेज इतनी बड़ी हो। और इन सब से निजात पाने का के कई तरीके हैं, बट सबसे पहले है दैट वो जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना, और अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देना, अपने आप को पॉजिटिव रूप से प्रेरित करना कि मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं जो स्टेज पे बोलने जा रहा हूं, ना ही मैं आखिरी हूं, और मैंने अपनी तरफ से सारी तैयारी की है, मेरा पर्पस अच्छा है, मेरी इंटेंट अच्छी है, मैं ऑडियंस के रिक्वायरमेंट को जानता हूं, तो जो भी इसका अंजाम होगा वो अच्छा ही होगा। करेक्ट। सो इन चीजों से हम जो है इस स्टेज फियर को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। मैं कहूंगा पूरा ओवरकम तो नहीं कर पाएंगे शुरू में, बट धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आप पूरा ओवरकम भी कर लेंगे ग्रेजुअली। अब जब भी हम नर्वस होते हैं तो इनफैक्ट जब आप इंटरव्यू में जाते हैं या किसी और इम्पोर्टेंट, तो ये नर्वसनेस वहां भी आती है। तो जनरली जो आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, टीचर्स हैं, वो भी बोलते हैं कि आप धैर्य रखो, जो है लंबी सांस लो, है ना, अपनी ब्रीदिंग, आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करो। सो ये भी एक तरीका है, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उससे थोड़ा जो है आपकी सांसों पे कंट्रोल जब आता है तो आप थोड़े स्थिर होते हैं, स्थित स्थित प्रज्ञ होने लगते हैं, और धीरे धीरे जो है आपकी जो जो फिजिकल सिम्टम्स थे, डर के, भय के, स्टेज फियर के, वो डिसअपियर होने लगते हैं। देन विजुअलाइजेशन, जैसा मैंने कहा, आप सोचिए कि आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, पॉजिटिव काम करने जा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उससे समाज, व्यक्ति जो भी प्रेजेंट है उनका फायदा होगा, तो ये भी आपको हेल्प करेगा स्टेज फियर को ओवरकम करने में। और जैसा हमने पहले कहा दैट रिहर्सल, प्रैक्टिस, ये तो मूल मंत्र है इम्प्रूवमेंट का। अब ये पब्लिक स्पीकिंग हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जो भी हम करते हैं उसके कुछ गोल्स होते हैं, कुछ पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे हम मिशन सम्मान बोल रहे हैं या मिशन सक्सेस बोल रहे हैं, उसका हमारा गोल यही है कि जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे टीम्स हैं, एक जो समुदाय है ब्लू कॉलर, वो बेहतर से बेहतर बन सके पब्लिक स्पीकिंग के स्किल को सीख के। अब कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं, जब आप, अगर आप एकदम से तो कोई भी बड़ा स्पीकर नहीं बन सकता, राइट, एक जर्नी है जो धीरे धीरे आप छोटे छोटे माइलस्टोन्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं कि पहले मैं अपने घर में अच्छे से बोलने लगूंगा, फिर अपने दोस्तों के बीच कुछ प्रैक्टिस करूंगा, फिर धीरे धीरे अपने वर्क प्लेस पे, और फिर आप कोई कितना भी बड़ा बन सकते हैं, राइट। सो छोटे गोल से स्टार्ट करना हमेशा जो है वो थोड़ा सहज और अच्छा होता है, बिकॉज एक ही बार आपने बहुत बड़े गोल सेट कर लिए तो उनको अचीव करना काफी मुश्किल होता है। देन उसके बाद मीडियम टर्म गोल कीजिए कि भाई मैं अब जो है
5-7 लोगों से ज़्यादा 10-20 लोगों को एड्रेस अपने मोहल्ले के लोगों को भी एड्रेस करने की मेरे अंदर क्षमता है। और लॉन्ग टर्म गोल ये होगा कि जब वहाँ पे आप टाउन हॉल में एड्रेस कर रहे हों, 100 लोग हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, आप बड़े स्पीकर हैं। इनफैक्ट आप बहुत से लोगों को आप किसी एक आपने ही मिशन उठा लिया कि अब मैं भी लोगों को सिखाऊँगा और इस पथ पे जो है मैं और लोगों को जोड़ूँगा और ये जो विधा है पब्लिक स्पीकिंग की जो आर्ट है, स्किल है, ये मैं लोगों तक पहुँचाऊँगा। वो आपका एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है और हम सब मिलकर इस कार्य को कर सकते हैं और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का जो लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। देन स्टार्टिंग स्मॉल, जब छोटा स्टेप लेंगे और उसका मेन मकसद है कि हम कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे अपने और उसकी शुरुआत कैसे होगी? आपकी जो भी छोटी मीटिंग्स होती है, ब्रीफिंग होती है, कई स्मॉल डिस्कशंस है, कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं बिकॉज़ उन्हें हमेशा डर लगता है कि मैं क्या बोलूँ? जैसे मैं बोलूँ हो सकता है मेरी बात जो है वो बहुत नॉर्मल सी हो, नो लोग उसका मज़ाक बनाएँ। तो इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए स्टार्ट स्पीकिंग, जो भी छोटी से छोटी मीटिंग हो, जहाँ पे भी आपके मैनेजर्स पूछते हैं, आपकी टीम पूछती है, चलो कोई व्यू दो अपना, आपका क्या मत है, आपका क्या व्यू है, क्या कहना चाहते हैं या आपका मौका नहीं भी मिल रहा है तो आप हाथ हाथ खड़ा करके बोलिए और आप इनिशिएटिव दिखाइए कि मैं बोलना चाहता हूँ। ये एक छोटी शुरुआत होंगी, छोटे स्टेप्स। देन जो भी आपके आइडियाज हैं, जो भी आपने सीखा है वो अपने आप दोस्तों को सुनाइए, शेयर कीजिए उन दोस्तों को जो आपके रियल दोस्त हैं और रियल दोस्त जो है वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। ऐसे दोस्त नहीं जो सिर्फ खाया पिया खिसको टाइप फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड्स जो खुद भी ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो खुद भी पॉजिटिव सोचते हैं और खुद भी कुछ इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन दोस्तों को आइडेंटिफाई कीजिए, भले ही वो कम हो, ज्यादा दोस्तों की जरूरत नहीं है। दोस्त उतने हों जो अच्छे हों और आपकी मदद करें इस जर्नी में बेहतर बनने की, राइट? आपके आसपास कोई छोटी टीम हो, आप भले ही स्पोर्ट्स की टीम, मैं तो कहता हूं अगर स्पोर्ट्स की टीम हो, कोई और छोटा क्लब हो, या बनाइए, नहीं है तो वॉकिंग वॉकिंग में जनरली लोग जाते हैं पार्क में, 2-4 लोग, तो वही वो भी एक मौका है। आपने हेल्थ भी किया और इस विषय पे भी बात की तो मल्टीटास्किंग हो गई, दोनों काम कर लिया आपने। तो ऐसा कोई एक छोटा सा ग्रुप बनाइए 5-7-10 लोगों का, जो सब एक जैसा, जिनका गोल एक ही है कि हमें आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है, राइट? और अगर बाय द वे आपकी हिचक ज्यादा है या ऐसे दोस्त नहीं है आपके पास, तो आप सबके पास स्मार्टफोन है, नो, और आप जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो आप अपने मोबाइल सामने रखिए, कीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए, देखिए अपने जो आपकी नो, अगर आप शादीशुदा हैं, वाइफ हैं या जो भी आपके वेल विशर्स हैं, बच्चों को दिखाइए और उनसे फीडबैक लीजिए कि जो मैंने किया उसमें क्या कमियां हैं, राइट? और अगर आपको कोई भी नहीं मिल रहा तो आप रिकॉर्ड कीजिए, हमसे शेयर कीजिए, राइट? आपको मेरा नंबर, हमारा नो डिटेल्स कुछ चाहिए तो आप ले लीजिए। मेरा नंबर तो जनरली सबको पता ही है, नहीं भी होगा तो मैं शेयर कर दूंगा और आप हमारे साथ शेयर कीजिए। जो हमारा कोर्स का जो प्लेटफॉर्म है उस पे भी ऑप्शन है, आप अपने असाइनमेंट्स जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं और हम जो है उसको रिव्यू करेंगे और जो भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होगा, कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, जो भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद से हम कोशिश करेंगे कि आपको पॉजिटिव फीडबैक दें और आप उस पे उसको फॉलो करके और इम्प्रूव हो करें। अब चलते हैं कि जो ऑडियंस का एनालिसिस कैसे करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सबका गोल ये है कि हम कुछ लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएं, कुछ लोगों के सामने अपनी बात कह पाएं कॉन्फिडेंटली। तो ये समझना जरूरी है कि वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है, लोग हैं, समुदाय हैं, ये बदलता रहेगा, ये कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है। ये कभी एक प्रकार की ऑडियंस होगी, कभी अगर आप स्कूल में जाएंगे तो वहाँ स्कूल के बच्चे और टीचर्स होंगे, आप कंपनी में जाएंगे तो वहाँ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स होंगे, आप नो किसी और स्पोर्ट्स इवेंट में जा रहे हैं तो वहाँ स्पोर्ट्समैन और ऑडियंस होंगे। तो जैसा माहौल होगा, परिपेक्ष होगा, उस हिसाब से ये ऑडियंस बदलते रहेंगे। तो ये कोई एक परमानेंट एनालिसिस नहीं है, ये एक सिर्फ टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट को यूज करके आप जैसी भी ऑडियंस है उसका एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो डेमोग्राफिक यानी कि जो भी आपकी ऑडियंस है उसकी एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उसी के हिसाब से। अब बहुत सीनियर लोग हैं, नो 60 एंड अबव, उनसे आप नो यंग रॉक म्यूजिक की बात करेंगे तो शायद उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। उनको शायद जीवन का जो नो 60 के बाद वाले जो लोग हैं
उनको थोड़ा-सा धर्म, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ, इन पे बात करेंगे, रिटायरमेंट प्लान्स, तो शायद उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कंपेयर टू रॉक म्यूज़िक, लेटेस्ट फैशन, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। कुछ अपवाद हो सकते हैं, बट हम ब्रॉडर ऑडियंस की बात कर रहे हैं। देन जो जिस ऑडियंस को आप एड्रेस करना चाहते हैं, उनका नॉलेज लेवल क्या है, वो स्कूल के छात्र हैं, कॉलेज के छात्र हैं, यंग प्रोफेशनल है कि मिड लेवल के प्रोफेशनल है कि सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, राइट? म्यूजिक लेवल है, फुटबॉल लवर्स हैं, मूवी लवर्स हैं। तो ये आपको उस हिसाब से आइडेंटिफाई करके उनका नॉलेज लेवल आइडेंटिफाई करेगा, उनका शौक क्या है, जैसे मैंने बोला कोई म्यूजिक का ग्रुप है कि मूवीज है, राइट? कोई कुकिंग वाले लोग हैं या पब्लिक स्पीकिंग वाले हैं या मैनेजमेंट वाले हैं, तो उनका क्या इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आपको जो अपना स्पीच है वो स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कोई आपको अगर सुनने आया है या आप किसी को एड्रेस करना चाह रहे हैं, तो उसका भी कुछ पर्पस होगा। जैसे आपका पर्पस है अपने मैसेज को क्लियरली पहुंचाना, किसी मिशन का पार्ट बनना और उसको अचीव करना, वैसे ही जो सुनने आता है उसका भी कोई पर्पस होता है। कोई यूं ही नहीं आ जाता कि बस चलो मैं बोल रहा हूं तो वो आ जाएगा। अगर जो भी लोग इसको सुन रहे हैं या इस वीडियो को देखेंगे या फॉलो करेंगे, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा कि वो अपनी पब्लिक स्पीकिंग की स्किल है, जो इंग्लिश कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन की जो स्किल है, उसको इंप्रूव करना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में, राइट? तो ऐसे ही आपको अपना ऑडियंस का जो है अवलोकन करना पड़ेगा, आकलन करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, सो दैट आप उनके हिसाब से अपने मैसेज को स्ट्रक्चर कर पाएंगे, राइट? अब एक जो असरदार मैसेज है उसको कैसे लिखा जाए, हाउ टू क्राफ्ट ए कंपेलिंग मैसेज। अब उसमें आपका जो मैसेज है वो थोड़ा तो पावरफुल होना चाहिए, ताकि ऑडियंस को का जो ध्यान है वो आकर्षित कर सके। और पब्लिक स्पीकिंग में या कम्युनिकेशन में सबसे मुश्किल काम यही है, ऑडियंस का ध्यान आकर्षित करना और आकर्षित के बाद उसको रिटेन करना। अगर आप सीनियर, आप मैनेजर है अपनी टीम के, आप बोल रहे हैं वहां, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी बात सुनेंगे जरूर। लेकिन एज ए कॉमन पब्लिक स्पीकर या कम्युनिकेटर बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी या करनी पड़ती है ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित रखने के लिए, राइट? तो उसके लिए आपको एक आइडिया, एक जो टॉक है उसमें एक सेंट्रल थीम बनाना चाहिए, और उस सेंट्रल थीम के अराउंड ही जो हमारा स्पीच है पूरा उसको स्ट्रक्चर करना चाहिए, राइट? लाइक एक कोर होता है, किसी भी चीज का कोर एंड पेरिफेरी है, यानी केंद्र है और फिर बाहर के दायरे हैं। तो जो भी हमारा कोर मैसेज है, मुख्य मैसेज है, उसको कोर बनाए और उसके चारों तरफ जो है हम अपनी स्टोरी मैसेज को स्ट्रक्चर करके कोशिश करें कि वो श्रोताओं तक पहुंचे। स्टोरी टेलिंग, कहानियां जनरली कहते हैं कि नो बहुत असर करती हैं, ऑडियंस को इंटरेस्ट करती है। ये एक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, कहानियां सबको पसंद है। आप देखें तो जितनी मूवीज हैं वो क्या है, कहानियां ही है, राइट? बहुत सारी इतनी जो हम फिक्शन की बुक्स पढ़ते हैं, इतना बड़ा साम्राज्य है फिक्शनल बुक्स का, सीरियल्स का। अब तो जो भी वेब सीरीज एंड ऑल मूवीज, ये सब क्या है, कहानियां ही है। किसी ना किसी रूप में कहानी है। किसी की सक्सेस की कहानी है, किसी की फेलियर की कहानी है, स्ट्रगल की कहानी है, राइट? किसी क्राइम की स्टोरी है, लव की स्टोरी है, कमिटमेंट की स्टोरी है, त्याग की स्टोरी है। बट इट्स ऑल स्टोरीज, राइट? सो ह्यूमन बीइंग्स आर फुल ऑफ स्टोरीज, राइट? हमारी पूरी जिंदगी, कहते हैं ना, जिंदगी और क्या है, तेरी मेरी कहानी है, काइंड ऑफ, राइट? सो अब कोई भी कहानी तब अपील करती है जब उसमें इमोशंस होते हैं, बिकॉज मनुष्य जो है वो इमोशनल बीइंग है। हम कहते हैं ना, वी आर इमोशनल, ह्यूमंस आर इमोशनल, राइट? वी आर नॉट मशीन्स। मशीन्स को आप कुछ भी कह लीजिए, नो, उनको न सर्दी गर्मी कोई ऐसा नहीं, कोई दुख और खुशी ऐसे वो जाहिर नहीं करते, राइट? कि आज ये हो गया तो हम एक्स्ट्रा खुश हो जाएंगे, या ये हो गया तो मशीन विल कीप परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। बट ह्यूमंस आर इमोशनल। जो अच्छी चीज होती है बहुत खुश होते हैं हम, नॉट सो अच्छी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम दुखी भी हो जाते हैं। कई बार बहुत खराब चीजें होती हैं तो अत्यंत दुखी भी हो जाते हैं, कई बार हद से ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। तो इट इज ऑल इमोशनल। तो जिस भी स्टोरी में जब तक हम इमोशंस का तड़का नहीं लगाएंगे, मैसेज जाएगा पर शायद उतना इम्पैक्ट, इट्स लाइक फूड, जब तक हम उसमें थोड़ा तड़का छौंक नहीं लगाते शायद वो उतना इतना सुगंधित, इतना स्वादिष्ट नहीं होता। शायद
पब्लिक स्पीकिंग में भी यही गुण हमको अपनाने पड़ेंगे। और जो एक और एलिमेंट है इमोशनल अपील के बाद है, हमने इमोशनल कर दिया, अपना मैसेज पहुंचा दिया, बट हम चाहते क्या है, उनसे क्या करवाना चाहते हैं। जैसे इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपसे क्या करवाना चाहता हूँ, मैं यही करवाना चाहता हूँ कि आप इसे सुनिए और इसको सुन के या देख के, पढ़ के प्रेरित होइए पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव करने के लिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने के लिए। और उस सबका मकसद यही है कि आप लाइफ में ग्रो करें, जहां पे भी है उससे ऊपर जाए, राइट, प्रोग्रेसिव बने। वैसे ही जब आप किसी को मैसेज दे रहे हैं, आप अपने बच्चे को भी जब नो काउंसलिंग करते हैं, बात करते हैं, तो लास्ट में यही कहते हैं ना, बेटा इन सब का अर्थ जो है कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टडी फॉर फ्यू मोर आवर्स, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके जो है आपको कामयाबी मिलेगी। उसी को इस भाषा में कॉल टू एक्शन, यानी कि एक्शन लेने के लिए उनको प्रेरित करना पड़ेगा। अब इंसान है, राइट, तो बॉडी तो हमारा सबसे बड़ा श्रृंगार है, राइट, और यही हम हमारा सबसे बड़ा एसेट है। बट कहीं ना कहीं हम इसको भूल के हम जो बाकी चीजें हैं, जो आर्टिफिशियल एसेट्स हैं, उनको हम ज्यादा पावरफुल मानने लगे। सो बट वी ऑल शुड रियलाइज दैट द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड to all of us is our bodies, right? So let's work to protect them, make it more beautiful, stronger. So और जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, वहां पे भी जो आपका जो व्यक्तित्व है, आपके जो बॉडी पार्ट्स की जो मूवमेंट है, उनका इंटरैक्शन है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करता है आपके श्रोताओं तक, राइट। शायद ही आपने कोई व्यक्ति देखा होगा जो बात कर रहा होगा पर वो बिल्कुल हिलता नहीं, बिल्कुल स्थिर है, सावधान पोजीशन में खड़ा है। शायद ऐसे वक्ता को तो आप सुनना भी नहीं चाहेंगे, राइट। आपको लगेगा कि ये तो कोई मूर्ति खड़ी है ना। और हम सब जो है वो जीवंत आत्मा को, जीवंत शरीर को या जीवंत व्यक्ति को सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, राइट। और सो बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के लिए पोस्चर, आप कैसे खड़े हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी आंखों का, अपने चेहरे का, लेग्स पोजीशन, खड़ा होना, जो भी बॉडी का जो भी पार्ट है, उसको आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं अपने पब्लिक स्पीकिंग सेशन में, वो हिस्सा है इसका। बिकॉज हम वर्बल नॉन वर्बल बहुत दोनों तरफ से कम्युनिकेट करते हैं। तो जो आप बोलते हैं, लोग सिर्फ उसको नहीं सुनते, पर जो आपकी बॉडी बोल रही है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, आपके हाथ बोल रहे हैं, आपके खड़े होने की, मूव करने की जो पोजीशंस है, उनसे ज्यादा मैसेज लेते हैं कंपेयर टू व्हाट वी स्पीक। अब वोकल वैरायटी, आवाज को भी हम कई तरीके से, लाइक संगीत भी जो होता है, एक ही गिटार से, स्ट्रिंग से कई आवाजें निकलती हैं, राइट। एक तार से सिर्फ एक धुन निकलेगी, लेकिन जब हम उनका एक अच्छा मिश्रण करते हैं, तो ये जितने गाने हैं, संगीत बना, ये वाद्य यंत्रों का जो एक सिम्फनी है, सम्मिलित यूज है, वही इतना अच्छा जो है म्यूजिक क्रिएट करता है। सिमिलरली जो हमारी आवाज है, उसको आप जितना वैरायटी, जितना फ्लेक्सिबल, जितना कॉम्बिनेशन में करके यूज कर सकते हैं, उतना ही जो बेहतर इम्पैक्ट है वो आपके श्रोताओं पर, ऑडियंस पे पड़ेगा। अब इसके बेसिकली जो है वो तीन पहलू हैं, पिच, पेस एंड वॉल्यूम। सो अब पिच को जो है आपने जो मतलब हम जो बोल रहे हैं वो अब किस तरीके से है, कोई बहुत तेजी से बोलता है, कोई बहुत धीरे बोलता है, होता है ना हाई पिच, जैसे गानों में होता है बहुत हाई पिच पे, जहां गले पे बहुत जोर है, हाई पिच के गाने हैं, बहुत उठाने पड़ते हैं। जो म्यूजिक एक्सपर्ट्स होंगे हमारे श्रोता में, वो जानते होंगे कि हाई पिच मतलब बहुत, जहां पे गले का बहुत जोर लगता है वैसे गानों में, और जो डिफिकल्ट गाने होते हैं लो पिच होते हैं, जो थोड़े स्थिरता वाले मधुर। तो वैसे ही जो हमारा कॉम्बिनेशन है, एक ही फ्लो में या एक ही राग से अगर हम जब मैसेज देंगे, तो शायद उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बजाय कि जब हम थोड़ी वैरायटी लाए, राइट। और उसके लिए हमें पिच और पेस, यानी कि कैसे आप, कितनी तेजी से हम बोल रहे हैं, जैसे आजकल ऑप्शंस है ना, हम अपने वीडियोस को देख सकते हैं 1.2, 1.5, 1.75, 2 तक भी देख सकते हैं, राइट। सो अब वो जब हम स्टेज पे होते हैं या कहीं भी बात कर रहे हैं, तो हमें ऑडियंस के हिसाब से या सब्जेक्ट के हिसाब से या हमारी अपनी काबिलियत के हिसाब से
अपने पेस को वैरी करना पड़ेगा, जितना टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से कितना समय दिया गया है, बिकॉज हो सकता है हम बहुत देर तक बोलना चाहते हो, पर जो समय दिया गया है हमें उसके अंदर हमें जो है हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसको कवर करना है। देन वॉल्यूम ऑब्वियसली कितना लाउड और लो, कितना तेजी से, अगर हम हॉल बहुत बड़ा है, राइट, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारी आवाज लास्ट तक पहुंच रही है। कई बार वो जो हम माइक वगैरह यूज करते हैं इतना तेज वॉल्यूम होता है कि वो नो जो आपकी वाणी है वो इतनी कर्कश हो जाती है, बहुत कानों को चुभने लगती है। तो ये सब चीजें भी मैटर करती हैं, बिकॉज भले ही आप कितने भी अच्छे वक्ता हों, लेकिन अगर आपकी आवाज पहुंच ही नहीं रही हो ऑडियंस तक, तो शायद आपकी जो मेहनत है उसका पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। और सिमिलरली अगर जो सिस्टम्स लगे हैं वो इतने लाउड हैं कि लोग बस सोच रहे हैं कि कब खत्म हो, तो उस केस में भी जो है वो हमारा जो मिशन है या पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। तो ये लॉजिस्टिक्स का पार्ट है। जैसे जैसे चलेंगे 90 दिन की जर्नी में देखेंगे कि ये सब जो हम जो चीजें हैं देखनी है हमें, ये लॉजिस्टिक्स का पार्ट है कि कैसे हम इनको पहले चेक कर सकते हैं। ये भी एक अच्छे स्पीकर की चेकलिस्ट के पार्ट है। देन पॉजेस, पॉजेस की बात, कई बार जब भी आप बोल रहे हो तो उसके बीच में जब आप एक ठहराव देते हैं अपने मैसेज को ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, या ऑडियंस को आपके मैसेज को आत्मसात करने के लिए, उसका जो मीनिंग है उसको एब्जॉर्व करने के लिए, वो जो ठहराव आप देते हैं उसी को शायद उसी को पॉज कहा जाता है। तो कई बार बोलना से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जो बोला उसके बाद ऑडियंस को एब्जॉर्व करने का जब आप समय दे रहे, तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है बजाय कि सिर्फ मैसेज से। कई बार चीजें, जैसे आपने बहुत सारे एक्ट्स में देखा होगा जो ग्रेट एक्टर्स हैं, कई चीजें सिर्फ वो जब रुक जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अभी वो क्या मैसेज देना चाह रहा है, राइट। सो ये 4 एलिमेंट्स हैं, पिच, पेस, वॉल्यूम एंड पॉज। सो पीपीपी मॉडल को आप याद कर सकते हैं। आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इन स्पीचेस हमने बात की, ये हमेशा आप लगभग 90 दिन में 70 दिन तो आप ये सुनेंगे कि स्टोरी टेलिंग जो है वो पब्लिक स्पीकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और इसके बिना एक अच्छा वक्ता बनना मुश्किल है, संभव नहीं बोलूंगा, बट कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम, और ये ऐसा नहीं कि कहानियां बनाने आ जाएगा एकदम से, राइट। ये भी रिहर्सल प्रैक्टिस का ही, ये सब कुछ आएगा विद प्रैक्टिस, विद रिहर्सल, विद टाइम, विद पेशेंस, विद पॉजिटिव थॉट, विद ग्रोथ माइंडसेट, ये सब आएगा धीरे धीरे। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इसमें, एक जर्नी है, जैसे आप सीख रहे हैं मैं भी सीख रहा हूं। अब जो भी हम स्टोरी बनाते हैं उसके कुछ पार्ट्स हैं, राइट। जो भी चीज हम सीखते हैं उसको स्ट्रक्चर किया जाता है। कुछ भी सीखने के लिए, आप भले ही लैंग्वेज सीख रहे हो, मैथ सीख रहे हो, साइंस सीख रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, राइट, एनीथिंग, प्रेजेंटेशन बनाना, एक्सेल बनाना, उस पर काम करना, हर चीज सीखनी पड़ती है। वैसे ही पब्लिक स्पीकिंग भी सीखने की विधा है और आसानी से सीखी जा सकती है। तो जब स्टोरी टेलिंग हम करते हैं तो उस स्टोरी का एक हुक होता है, और हुक की परिभाषा वो है जैसे हम मछली को अट्रैक्ट करने के लिए हुक, और हुक में जो है वो कीड़ा डालते हैं, वैसे ही ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए हमें अपनी स्टोरी में, अपने स्पीच में, अपने मैसेज में एक हुक क्रिएट करना पड़ता है, ताकि लोगों का अटेंशन जो है वो आपकी तरफ आए, और उसके बाद जो है आप अपनी बात जो है वो रख पाए। कॉन्टेक्स्ट, पहले आपने हुक किया, फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट सेट करना होता है, आपको सीन सेट करना है, राइट। हुक, जैसे अभी मूवीज आती हैं तो जो ट्रेलर्स आते हैं वो क्या है, वो हुक्स है, राइट। हम बहुत से लोग, हम में से 70-80 मे बी मोर ऑल्सो परसेंट जो लोग हैं वो ट्रेलर देख के डिसाइड करते हैं कि ये मूवी देखनी है कि नहीं देखनी, राइट। सो ट्रेलर, फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेलर को हुक मान सकते हैं। वैसे कॉन्टेक्स्ट, अब वो जो भी मूवी है वो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या है, बैकग्राउंड क्या है, राइट। उसके कैरेक्टर्स कौन से, किरदार कौन से, उनका परिचय कराना है आपको अपने ऑडियंस से। फिर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, आप कोई भी मूवी देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है ना, अच्छे और बुरे का कॉन्फ्लिक्ट, हीरो वर्सेस विलन का कॉन्फ्लिक्ट, लव वर्सेस नो अपोजर्स ऑफ लव का कॉन्फ्लिक्ट, रिच वर्सेस पुअर का कॉन्फ्लिक्ट, राइट, वन वर्सेस मेनी का कॉन्फ्लिक्ट, एक समाज और एक व्यक्ति के बीच का द्वंद्व, राइट।
सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट जब तक नहीं होगा, अगर प्लेन सिंपल नो सारी मूवीज बिल्कुल शुरू से अंत तक अच्छी हो, तो शायद वो कभी चलेंगी नहीं। लकीली एक आध चल सकती है, बट मोस्ट ऑफ द मूवीज में आपको कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा, राइट। और हमारी बॉलीवुड या जो भी रीजनल मूवीज है वहां तो आप देखेंगे ही कोई ना कोई नो किसी को परेशान कर रहा होता है, राइट। कोई रिच पुअर, लाला वर्सेस गरीब, है ना, कोई किस सो इस द्वंद आपको द्वंद जो है अपनी स्टोरी में क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। जैसे लास्ट में हीरो जीतता है, या नो प्यार की जीत हो जाती है, या वो नो उनको मंजिल मिल जाती है जो भी उनको बनना होता है, या वो गरीब से अमीर बन जाते हैं जो उन्होंने सोचा था। उनकी माँ जहां काम करती थी वो बिल्डिंग खरीद लेते। सो अंत में जो भी आपने कॉन्फ्लिक्ट दिखाया, जो समस्या दिखाई, उसका समाधान भी आपको दिखाना है, सो दैट आपकी जो स्टोरी है वो पूर्ण होगी। अब स्टोरीज को दिखाने का के कुछ टूल्स हैं, माध्यम है। जैसे मूवीज वाले क्या दिखाते हैं, सिनेमास्कोप दिखाते हैं, वीडियोस है, एक तरीके का वो वीडियो ही है। वीडियो में उन्होंने पूरी स्टोरी दिखाई। वैसे अब पब्लिक स्टेज पे आप पूरी वीडियो तो नहीं दिखा सकते, बिकॉज आप है, आपको डिलीवर करना है। तो आप सबसे बड़े तो एड हैं या जो यंत्र हैं वो आप हैं, और आप कुछ जो अवेलेबल टूल्स हैं, एड्स हैं, संसाधन हैं, उनको यूज करके अपनी स्टोरी को, अपने मैसेज को और इफेक्टिवली अपने श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। उन्हीं को, वो जो टूल्स हैं उनको विजुअल एड्स कहा जा सकता है। अब वो चाहे प्रेजेंटेशन, जैसे मैं ये प्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूं एज अ विजुअल एड, इस प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ वर्ड्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ चार्ट्स हो सकते हैं, कुछ वीडियोस हो सकता है, कुछ ऑडियोज हो सकता है। ये सब जो है ये आपके विजुअल एड्स का या एड्स का पार्ट है। जब आप लाइव स्टेज पे कर रहे होते हैं तो आपके पास कुछ प्रॉप्स, आप कुछ चीजों को यूज कर सकते हैं। आपके पास आप कोई बोर्ड रख सकते हैं, स्टैंड रख सकते हैं, चार्ट रख सकते हैं। कोई और कुछ लोग बलून से एक्टिविटी करते हैं, कोई लोग नो एरो तीर कमान से कुछ करते हैं, कुछ लोग नो जलती हुई कोई लोग उनका भी इस्तेमाल करते हैं अपने मैसेज के लिए। तो तरह तरीके के लोग, जैसे जैसे लोग वैसे, जैसे स्पीकर्स वैसे वैसे वो प्रॉप्स, उनको प्रॉप्स बोलते हैं। बट आप कोई भी एड्स उनका नाम दे सकते हैं, विजुअल एड जो भी दिखता है, राइट। तो जब भी आप ऐसे कोई विजुअल एड्स यूज करें जो दिखने वाले हैं, तो उनको आप सिंपल रखिए, राइट, कीप इट सिंपल। देन वो रेलेवेंट इमेजेस रखिए, जो भी आपका ऑडियंस है उससे संबंधित रखिए, आपके मैसेज से संबंधित रखिए, और शब्दों को जितना हो कम रखिए, राइट। आपकी जो भी स्लाइड्स हैं उन पर बहुत ज्यादा जो आप टेक्स्ट रखेंगे तो वो एक तो पहली बात दिखता नहीं है, जो बहुत से दूर पीछे लोग बैठे रहते हैं, और अम, आप फिर क्या होता है कि नेचुरली जो है वो आप उनको पढ़ने लगते हैं, तो वहां पे फिर वो थोड़ा सा जो ऑडियंस के साथ डिस्कनेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं शब्द जो है वो कम रखिए, सिर्फ हाइलाइटर्स रखिए जो मेन है, और उसके बाद उन पे आप अपनी स्टोरी को बिल्ड कीजिए। और सो इसी से संबंधित मैं आपका फीडबैक भी जानना चाहूंगा। अगर आपको लगता है मेरी स्लाइड्स में जो टेक्स्ट की मात्रा ज्यादा है, तो प्लीज लेट मी नो, हम उसको हमेशा जो है वो कम कर सकते हैं, वो कोई एक बड़ी डील नहीं है। और आपको लगता है कि कम है टेक्स्ट की मात्रा, तो हम ऐड भी कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए कोई बड़ी डील नहीं है। तो जस्ट पिंग मी योर फीडबैक, आप जैसे भी व्हाट्सएप मैसेज, एसएमएस, व्हाटएवर यू वांट टू डू, राइट, गिव योर फीडबैक दैट कंटेंट जो है वो ज्यादा है या कम है, या अगर परफेक्ट है तो नथिंग लाइक इट, राइट। और जो भी आपने पिक्चर यूज की, इमेज यूज की और टेक्स्ट यूज किया, उनका एक रिलेशन होना चाहिए, डिसजॉइंटेड, डिसकनेक्टेड ना हो, ताकि एक मैसेज, हर स्लाइड जो है वो एक मैसेज देना चाहिए, राइट, और आपके ओवरऑल मैसेज का पार्ट होना चाहिए। अब एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो Q&A, बिकॉज हर प्रेजेंटेशन के बाद, जैसे मैं यहाँ प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, मैं थोड़ी अच्छी स्थिति में हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन हो रही है, तो आप सवाल इसके अंत में पूछ सकते हैं, या नो जैसी भी इच्छा है आपकी। पर स्पेशली जब आप लाइव सेशंस कर रहे हैं जहां पे ऑडियंस मौजूद है, वहां पे ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको तुरंत जो है वो जवाब देना होता है ऑडियंस का, राइट। और आपने एक, जो भी आपने प्रेजेंटेशन की है उसमें आपने एक इमेज, आपकी इमेज बिल्ड होती है, आपने मैसेज दिया, लोग आपको मानते हैं कि जब आप किसी सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उस सब्जेक्ट के की नॉलेज रखते हैं, आपका ज्ञान है उस सब्जेक्ट पे। तो जब ये सेशन आता है उसमें आपको बहुत संजीदगी से
इस सिचुएशन को, ये जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है उसको हैंडल करना पड़ता है। और इसकी भी तैयारी की जा सकती है कि जो भी आपने टॉपिक या मैसेज प्रेजेंट किया है, जाहिर सी बात है कि 99% जो सवाल होंगे वो उसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो आप उस टॉपिक से संबंधित जो भी सवाल हैं उनकी तैयारी करें, तो ऑलमोस्ट आप प्रिपेयर्ड हैं। एक आध सवाल अगर बाहर से आता भी है, आउट ऑफ द सिलेबस आ भी गया, तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से उसका जवाब दे सकते हैं तो दे दीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर लीजिए। नो वन इज परफेक्ट, नो वन नोज एवरीथिंग, राइट? एंड वी कैन ऑलवेज से दैट sorry, I'm not aware of this, but I can always come back to you if you really need me to. Then जो भी सवाल पूछे, चाहे वो सवाल उच्च दर्जे का हो या निम्न दर्जे का हो, उसको अच्छे से सुने और सवाल की क्वालिटी से सवाल पूछने वाले को जज ना करें, राइट? सवाल आपको लगेगा हो सकता है छोटा सवाल हो, बट शायद उनके लिए महत्वपूर्ण है, तभी वो इतनी भरी सभा में पूछ रहे हैं। तो आप सिर्फ उस सवाल को सुनिए, ना कि पूछने वाले के व्यक्तित्व और उसको, उसका आंकलन करने लग जाइए आप। जो उन्होंने सवाल पूछा उसको आप ध्यान से सुनिए, शांत रहिए, स्थिर रहिए। हो सकता है कई बार लोग बहुत डिफिकल्ट सवाल भी पूछते हैं, कई बार पर्सनल अटैक का रूप भी हो जाता है, वो हो जाता है। आई मीन इट्स अनइंटेंशनल, उनकी भी ऐसी मंशा नहीं होती है, और आपकी तो डेफिनेटली नहीं होती, पर कई बार ऐसा हो जाता है ना। आप किसी ने सवाल पूछा, आपने बीच में टोक दिया या आपने उन्हें बोलने ही नहीं दिया, आपने पहले ही उनको बिठाने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा पर्सनल बैटल का रूप ले लेती है। तो ऐसा ना करें। एक अच्छे स्पीकर की ये निशानी नहीं है। अच्छा स्पीकर जो है वो स्थिर रहता है, काम रहता है, सुनता है क्वेश्चन, और अगर उसको आता है तो देगा, आंसर नहीं आता तो ही कैन ऑलवेज से सॉरी, आई एम नॉट अवेयर। हम ऑडियंस की मदद ले सकते हैं। और ऑनेस्ट रहिए, अगर सच्चे मन से आपको आता है तो दीजिए जवाब, नहीं आता है तो जैसा मैंने कहा, इट्स ऑलवेज गुड टू से नो इफ यू रियली डोंट नो एंड नो आंसर टू एनी क्वेश्चंस। और पब्लिक स्पीकिंग की जो एंजाइटी है ये बार बार आती रहेगी। जैसा हमने कहा, नो, गहरी सांसें लीजिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि आप सक्सेस तो होंगे ही। और प्रैक्टिस तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो एक्टिविटी है, वो हमें करनी है, राइट? अब प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं आप? मिरर प्रैक्टिस, शीशे के आगे, ये सदियों से चल रही है। जब हम स्कूल में थे छोटे बच्चे, तब भी हमारे टीचर्स, गुरुजन हमें यही बोलते थे, भाई मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। तब इतने मिरर भी नहीं होते थे, माइंड यू, यू गाइस आर वेरी लकी। आज तो हर घर में इतने मिरर हैं, तब तो एक मिरर हो तो बहुत बड़ी बात होती थी, वो भी छोटे छोटे से। सो यू आर लकी, आजकल सब बड़े बड़े मिरर है हर जगह। तो उस नो उनके उसके सामने रिहर्सल कीजिए, अपने आप को देखिए, अपने एक्सप्रेशंस को देखिए। और वी आर मोर लकी कि सबके पास डिजिटल डिवाइसेस हैं ना, उस पर रिकॉर्ड कीजिए, और भी अच्छा है, वो तो हमेशा के लिए हो जाएगा। और आप एक एक चीज, एक एक एक्सप्रेशन, एक एक शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उसको आप देख सकते हैं और उस हिसाब से इंप्रूव कर सकते हैं। और फिर उस नो वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, वेल विशर्स के साथ, और हमारे साथ डेफिनेटली। एंड उनका फीडबैक लीजिए और उस फीडबैक को इम्प्लीमेंट करके और बेहतर बनिए। अब जैसे ऑडियंस हमने बात की थी कि ऑडियंस के हिसाब से स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? अगर ऑडियंस प्रोफेशनल है, लाइक वर्किंग है, नो एमएनसीज में काम कर रही है या बिग कंपनीज में काम कर रही है, तो प्रोफेशनल ऑडियंस है, तो उनको जाहिर सी बात है, जनरली जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे होंगे, इंडस्ट्री से रिलेटेड या उन कंपनी से रिलेटेड, उन्हें पता होगा। तो आपको पक्का उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, और आपकी जो अप्रोच होगी वो आपको कुछ डेटा प्रेजेंट करना पड़ेगा, कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे, और आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स एन अवेयर ऑडियंस। प्रोफेशनल ऑडियंस के लिए जितनी ज्यादा जो एजुकेटेड अवेयर ऑडियंस होगी, उतनी ज्यादा आपको और हमें मेहनत करनी पड़ेगी अपना मैसेज। वहां पे गलती करने के जो चांसेस हैं वो काफी कम है। मतलब हम अफोर्ड नहीं कर सकते गलती करना, और गलती तुरंत जो है या काफी जल्दी जो है वो ऑब्जर्व कर ली जाएगी, राइट? सो जितना प्रोफेशनल ऑडियंस, उतनी ज्यादा मेहनत। वैसे तो हर ऑडियंस को आप इक्वल इंपॉर्टेंस दें, बट डेफिनेटली जहां पे प्रोफेशनल ऑडियंस है, वहां और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देन जहां जनरल पब्लिक है और डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, वहां पे आप एंगेज करना है। वहां पे नॉलेज दिखाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
वहां पे वो ऑडियंस की भावनाएं क्या हैं, किस पर्पस से आए हैं यहाँ पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू। तो बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट रिसर्च की जरूरत नहीं है, बट इट्स मोर ऑफ इमोशनल, करंट, रिलेटेबल। अगर वैसा कंटेंट होगा तो ज्यादा असरदार होगा। और जहाँ एकेडमिक ऑडियंस है वहां तो नो, जितना ज्यादा गहन अध्ययन किया हो आपने, जितना डेटा हो, जितना आप जो फेमस ऑथर्स हैं या उस विद जिस भी सब्जेक्ट में आप ले रहे हैं उसके जो फेमस लोग हैं, नो, उनके कोट्स, उनके रेफरेंसेस, उनकी रिसर्च वगैरह के बारे में अगर हम इस्तेमाल करें तो ज्यादा असर होगा। कितने पेपर पब्लिश किए हैं आपने, अगर आप पब्लिश्ड पेपर का जिक्र करें तो शायद जो कनेक्ट होगा ऑडियंस के साथ वो ज्यादा बेहतर होगा। अब परसुएशन की जो पावर है, शक्ति है, उसका पब्लिक स्पीकिंग में क्या यूज है, तो ये 3 वर्ड्स, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, बट आई एम श्योर कुछ लोग जरूर जानते होंगे, दैट ईथॉस, पैथोस एंड लोगोस। सो ईथॉस यानी क्रेडिबिलिटी। सो आपको किसी को भी जिसके सामने भी हम नो अपने जो वक्तव्य रखने जा रहे हैं, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है तो आपको अपनी बात रखने का मौका भी मिलेगा और लोग आपकी बात को एक्सेप्ट भी करेंगे। लाइक इफ सचिन तेंदुलकर टॉक्स अबाउट क्रिकेट, वी ऑल विल लिसन। इफ महेंद्र सिंह धोनी टॉक्स अबाउट विकेट कीपिंग, अबाउट क्रिकेट लीडरशिप, हम सुनेंगे, बिकॉज उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश की है, राइट, बाय playing for so long, by being successful, by seeing all the conditions of cricket and things related to cricket. So we will listen to them, right? So वैसे ही अगर हम जिस भी क्षेत्र में हैं और जिस विषय वस्तु पे बात करने जा रहे हैं, अगर उस क्षेत्र में हमारी क्रेडिबिलिटी है तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। अगर नहीं है तो हमें वो क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी अपनी प्रेजेंटेशन, अपने स्ट्रक्चर, जो भी हमारा टॉक है उसकी पावर के द्वारा। कैसे हम लोगों को कन्विंस कर पाए कि आई एम क्रेडिबल, राइट? सो वॉट एवर आई एम सेइंग विल मेक सेंस and it's good to know whatever I'm going to tell or share, right? Pathos is related to emotions. So हमने पहले भी बात की, ह्यूमन बीइंग्स आर नो ए बुके ऑफ इमोशंस। सो कई बार लॉजिक उतना काम नहीं करता है जितना इमोशंस काम करते हैं। तो हमेशा हमें कोशिश करनी है कि जो इमोशनल कनेक्ट हम एक ऑडियंस के साथ बना पाए या उनके इमोशंस को जागृत कर पाए जो उस मैसेज से कनेक्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंशियल टॉपिक पे बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को समझ लिया कि जो इस सभा में जितने लोग बैठे हैं वो करोड़पति बनना चाहते हैं या वो 45 साल 50 साल में रिटायर होना चाहते हैं, तो अगर आपने उससे रिलेटेड जो इमोशन है कि कैसे कोई व्यक्ति जल्दी रिटायर हो सकता है, कैसे ज्यादा पैसे कमा सकता है, कैसे अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकता है, या कैसे अपने बच्चों को बाहर भेज सकता है पढ़ने, तो जो भी आपके ऑडियंस का जो भी एक इमोशनल एस्पेक्ट है, अगर आपने वो पकड़ लिया तो शायद एक अच्छा कनेक्ट हो पाएगा, राइट? कहना आसान, करना मुश्किल, बट बहुत लोगों ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। लोगोस यानी लॉजिक, स्पेशली जहां पे एजुकेटेड ऑडियंस है, प्रोफेशनल्स है, एकेडमिशिया है, वहां पे लॉजिक की महत्ता जो है वो थोड़ी ज्यादा है। तो इसलिए जो भी हम बोले वो लॉजिकल हो, स्ट्रक्चर्ड हो। अब कपिल शर्मा के शो में हो सकता है बहुत सी इलॉजिकल चीजें होती हैं, चल जाएगा, बिकॉज वहां ऑडियंस आया ही हंसने के लिए या ऐसी चीजों के लिए। लेकिन जहां नो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, राइट, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, वहां पे अगर हम इलॉजिकल बात बोलें तो शायद वो उन्हें हजम नहीं होगी और ज्यादा देर तक वो सुनेंगे भी नहीं हमें, राइट? और कॉल टू एक्शन वो तो है ही है कि अल्टीमेटली आप करवाना क्या चाहते हैं उनसे। जैसे मेरा एक ही मकसद है कि आप पब्लिक स्पीकिंग की विधा को सीखें और अपने जीवन में और जो ऊंचाइयां हैं उनको पाएं, सक्सेसफुल बने, अपने आप को लिमिट ना करें, अपने पोटेंशियल को पहचानें। आप कुछ भी बन सकते, राइट? और जो चीजें आपको रोक रही हैं
बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट पब्लिक स्पीकिंग की जो एक स्किल है, इसकी कमी भी आपको कहीं ना कहीं कामयाबी से रोक रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप उस पर फोकस करें और ग्रो करें। ये मेरा कॉल टू एक्शन है आपके लिए। अब इम्प्रॉम्प्टू पब्लिक स्पीकिंग कई बार ज्यादा टाइम नहीं होता, एकदम से आपको सरप्राइजिंगली जो है वो बुला दिया जाता है, आइए 2 शब्द कहिए, 4 शब्द कहिए, आप बोलेंगे। राइट, कई बार मैनेजर भी बोलता है नाउ यू स्पीक, और यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू एड्रेस, यू हैव टू शेयर द प्लान, व्हाट इज योर थॉट्स। तो जब इम्प्रॉम्प्टू यानी आप प्रिपेयर्ड नहीं होते, वो थोड़ा और मुश्किल होता है, क्योंकि आपने कुछ तैयारी भी नहीं की है। बट इन्हें वो अच्छा भी है कि जो भी होना है उसी टाइम हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। राइट, तो या तो अच्छा होगा या नॉट सो अच्छा होगा या थोड़ा खराब होगा, बट जो भी होना है वो उसी टाइम होगा और हो जाएगा 10, 15, 20 मिनट में। जब लंबी आपको प्लान्ड कहीं देनी पड़ती है स्पीच या टॉक, तो उसके जो वो दिन है वो आप एंगेज रहते हो, और लास्ट मोमेंट तक आपको भय रहता है कि ये जो है वो मैं सक्सेसफुली कर पाऊंगा कि नहीं। तो उसमें जब इम्प्रॉम्प्टू आपको बोल दिया जाए या आपको बुलाया जाए बोलने के लिए, तो आप काम रहिए, धैर्य रखिए। अब तो हो गया, विधि का विधान था कि आपका नंबर आना है, तो अब आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। फिर जल्दी से क्विकली स्ट्रक्चर कर लीजिए, बहुत ज्यादा डीप में मत जाइए, बिकॉज टाइम भी नहीं होगा आपके पास। तो ये देखिए कि मेरे पास टाइम कितना है, और ऑडियंस अभी किस मूड में है, मेरे से पहले वाले ने क्या बोला है, किस, और अगर आपसे पहले कुछ लोगों ने बोला है तो आपको पता चल जाएगा कि ऑडियंस किस बात पे खुश हो रही है, किस बात से कनेक्ट कर रही है, माहौल क्या है। उस हिसाब से छोटा सा जो भी आपको बोलना है उसको स्ट्रक्चर कर लीजिए, 1-2 पॉइंट लिख लीजिए, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लाइए, बिकॉज किसी और के एक्सपीरियंस तो उस टाइम याद भी नहीं आएंगे और शायद स्ट्रक्चर नहीं कर पाएंगे। तो अपने एक्सपीरियंसेस को अगर हम यूज करेंगे तो वो ज्यादा ओरिजिनल, ऑथेंटिक, और उसमें आपको किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो और थोड़ा नेचुरल भी लगेगा। राइट, और अब इसकी तो रेगुलर प्रैक्टिस आई डोंट नो कैसे, बट ये स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा लागू है कि जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं और उन्हें पता है एक बार रिटर्न क्लियर हो जाता है, उसके बाद जनरली उन्हें इंटरव्यूज में जाना पड़ता है, स्पेशली जो यूनिफॉर्म्ड फोर्स के सर्विस के जो भी एग्जाम है या मैनेजमेंट के, वहां पे ये ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग, छोटे छोटे स्पीचेस 3 मिनट 5 मिनट के देने पड़ते हैं। तो वो रिहर्स करते हैं। तो उसी तरीके से हम सब भी किसी न किसी रूप में तो जीवन के जो स्टूडेंट है ही हैं, और हमें हम सब पब्लिक स्पीकिंग के भी स्टूडेंट है। तो ये हम आमतौर पे रिहर्सल कर सकते हैं वीक में 1 बार 2 बार, कि किसी एक टॉपिक पे अचानक जो है बोलें, मतलब बिना ज्यादा तैयारी किए हुए अपने दोस्तों के साथ भी बोल सकते हैं। देन मास्टरिंग द आर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, यानी जो शुरुआत का जो जो पार्ट है आपके स्पीच का या पब्लिक स्पीकिंग का, और जो आपका अंत में जो सार है, सारांश है, कंक्लूजन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर शुरुआत अच्छी है तो ऑलमोस्ट कहते हैं कि आधी जंग जीत ली है आपने, और अंत अच्छा है तो फिर काफी समय तक लोग आपको याद करते हैं कि वाह, क्या हाई टोन पे अंत दिया आपने। कई बार शुरुआत अच्छी होती है, अंत अच्छा नहीं होता, कई बार शुरुआत उतनी अच्छी नहीं होती पर अंत अच्छा होता है। अगर दोनों अच्छे हों तो आप इससे दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो है। सो जैसा हमने कहा, जो भी एक स्टोरी टेलिंग हमें करनी है, जो भी एक स्ट्रक्चर करना है, उसमें हुक हो, आपके जो पॉइंट्स जो भी आप कवर करने वाले हैं उसको प्रीव्यू, मेन पॉइंट्स, एजेंडा भी बोलते हैं, आपने देखा होगा नॉर्मल जो हम मीटिंग्स करते हैं अपने वर्क प्लेस पे, वहाँ प्रेजेंटेशन जब शुरू होती है तो आफ्टर इनिशियल इंट्रोडक्शन हम लोग एजेंडा शेयर करते हैं कि हम इस पूरी प्रेजेंटेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। राइट, कई लोग उसको पार्ट्स में भी बांट देते हैं सो दैट वो और थोड़ा बेटर स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, हो जाता है। राइट, और आपको भी मदद मिलती है, थोड़ा ब्रेक मिलता है, देन यू कैन रिकलेक्ट, रीअलाइन योर थॉट एज पर द स्ट्रक्चर एंड पोर्शंस ऑफ द प्रेजेंटेशन। देन लास्ट में हम समराइज करते हैं कि हमने जो भी किया है। आप वो सेक्शनल समराइज कर सकते हो, आप हर अंश के बाद, हर पार्ट के बाद, पार्ट 1 के बाद समराइज कर सकते हो, या आप लास्ट में एक पूरी प्रेजेंटेशन या जो भी आपका टॉक है उसका भी समरी कर सकते हैं। तो वो एक कंक्लूजन करने में आसानी हो जाती। और फाइनली कॉल टू एक्शन, ये सारे वर्ड अब आपको याद करने पड़ेंगे, हुक, स्टोरी टेलिंग, नो, कॉल टू एक्शन, करेक्ट। ओके, नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैं पर्सनली, मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है कि जब तक आप ह्यूमर, हास्य, व्यंग को अपने जीवन में
मतलब टॉक तो ठीक है, इस कोर्स का पार्ट है, बट मैं तो कहता हूँ ये जो ह्यूमन इमोशंस है, लाफ्टर, जोक्स, कॉमेडी, व्यंग, ये जरूर कहीं ना कहीं आपको कहीं थोड़ा क्या काफी यूज करना चाहिए, राइट? और स्पेशली जब आप अपने नो पब्लिक स्पीकिंग एंगेजमेंट्स में जब आप हास्य और ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं, तो जो है ना, पब्लिक भी कंफर्टेबल हो जाती है, आपका मैसेज भी स्ट्रांगली पहुंचता है, लोगों का कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ मैंने देखा ज्यादा कनेक्ट हो जाता है, राइट? अब कपिल शर्मा के शो का जो सक्सेस यही है ना कहीं हास्य और व्यंग जो है, वो उससे हम सब कनेक्ट करते हैं, राइट? और वैसे भी इतना प्रेशर है लाइफ में सबकी, तो अगर ह्यूमर आता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लाइटन कर देता है। और एज आई सेड, हम लोग जो है वो इमोशंस का गुलदस्ता है मानो, तो एक जो हास्य है वो एक बहुत बड़ा इमोशनल स्ट्रेंथ है हमारी, तो उसको यूज कीजिए। सो और वो ऑडियंस के हिसाब से होना चाहिए, बिना ऑडियंस के समझे तो फिर जो है आपका वो जोक है वो उल्टा भी पड़ सकता है कई बार, राइट? और जोक की भी टाइमिंग होती है, जैसे हमने बोला ना पॉजेस, तो वैसे ही जोक्स जो है, हास्य है, ह्यूमर है, उसको कहाँ यूज करना है वो भी अपने आप में एक आर्ट है, और वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगी, राइट? देन प्रैक्टिस डिलीवरी, रिहर्स भी करना पड़ेगा, बिकॉज एकदम से जोक भी याद नहीं आएगा आपको, कहाँ पे लाना है वो भी आपको प्लान करना पड़ेगा, और उस हिसाब से वो स्ट्रक्चर, एकदम से आप कोई भी जोक, कोई भी ह्यूमर कहीं भी नहीं डाल सकते, राइट? वो आपका जो ओवरऑल स्टोरी बोर्ड है उसमें आपको फिट करना पड़ेगा कि मैं नंबर 3 स्लाइड पे ये वाला जो कंटेंट है इसके साथ ये जोक जाएगा, करेक्ट? और आजकल तो आप बहुत सारे स्टैंड अप्स चल रहे हैं, राइट? तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है आज के प्रेशराइज्ड लाइफ में जो हास्य है उसका कहीं ना कहीं जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो और बढ़ रही है। तो सिमिलरली जब आप अपने पब्लिक स्पीकिंग में हास्य को है ना उचित स्थान दें, इस्तेमाल करें, और वो बैलेंस होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति विशेष की तरफ पे टारगेट किया हुआ व्यंग ना हो, किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं, किसी समुदाय पे नहीं, किसी जेंडर पे नहीं, राइट? इट हैज टू बी अ फन फॉर एवरीवन, नॉट फन एट द कॉस्ट ऑफ समवन फॉर एवरीवन, ये आपको ध्यान रखना, वरना पासा बिल्कुल पलट जाएगा, राइट? सो ह्यूमर हैज टू बी यूज्ड केयरफुली, सेंसिटिवली। देन जब आपके स्पीकिंग जो एंगेजमेंट है या सेशन के दौरान कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी, जैसे कि टेक्निकल इशू है, मान लीजिए आपकी स्लाइड्स ही नहीं चल रही, अभी भी अगर मान लीजिए मेरी स्लाइड्स चलना बंद हो जाए, मेरा लैपटॉप ड्रेन हो जाए, बैटरी खत्म हो जाए, तो मैं कैसे इसको संभालूंगा? वैसे ही ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो ये भी एक अच्छे स्पीकर को इन सब चीजों की भी तैयारी करनी पड़ती है, राइट? कई बार हॉस्टाइल ऑडियंस, यानी ऑडियंस, अच्छी ऑडियंस हर टाइम में मिलना संभव नहीं है, और कई बार पूरी ऑडियंस तो नहीं, बट ऑडियंस में कुछ एक आध लोग जो हो सकता है शायद आपके विचार उनको पसंद नहीं आए या आप उन्हें पसंद नहीं आए, तो कई बार ऐसी थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है, तो उनको संभालने की जो काबिलियत है वो भी हमें होनी चाहिए, दैट कैसे ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना है, राइट? वी कैन नॉट गेट इनटू अ फाइट ड्यूरिंग आवर ओन assignment or engagement, so we have to see, and it will come with practice, preparedness, right? कि कैसे हम ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस को कर पाएंगे। देन टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जनरली जब हम फ्लो में आते हैं तो जो है हम समय की जो निर्धारित बाउंड्री है आपके लिए, या जो समय सीमा आपके लिए, बिकॉज हो सकता है मल्टीपल स्पीकर्स हो, सिर्फ आप ही नहीं हो, और आपको 40 मिनट ही दिए गए हों, और कई बार जब हम ऑडियंस के साथ इतना एंगेज हो जाते हैं कि हम वो निर्धारित समय सीमा को का उल्लंघन कर देते हैं या उसका पालन नहीं कर पाते, तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है, और ये विद प्रैक्टिस आएगा। और इम्प्रूवमेंट तो देखिए फीडबैक से ही होती है, जब तक आप किसी से पूछेंगे नहीं, किसी से फीडबैक नहीं लेंगे, किसी के विचार नहीं लेंगे, किसी से विचार विमर्श नहीं करेंगे, तब तक जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। और जो फीडबैक, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, क्रिटिकल हो, आई फील फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर योर फूड फॉर ग्रोथ, राइट? सो फीडबैक जरूर मांगे, और बहुत कम लोग आपको अपने आप फीडबैक देंगे, राइट? तभी आपने देखा होगा हर ट्रेनिंग के बाद फीडबैक फॉर्म भरवाया जाता है नो, और उसको आसान से आसान किया जा रहा है, पहले पेपर्स होते थे, अब डिजिटल पे ही, अब फिर मोबाइल पे ही मांगा जा रहा है।
बिकॉज इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कि आप तक वो बात पहुंची, मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और उसके बेस पे जो भी फीडबैक हमें मिलेगा वो आप ऐसा ना सोचा रहे कैसी ऑडियंस थी, मैंने इतनी मेहनत की बट क्या फीडबैक दिया। फीडबैक को कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिवली लेना तो निहायत जरूर, उसके बिना ग्रोथ हो ही नहीं सकती। जिस दिन हमने फीडबैक लेना बंद कर दिया या फीडबैक पे काम नहीं किया, आई थिंक आवर ग्रोथ विल स्टॉप। और हमारा तो पर्पस ही यहाँ पे ये है कि हम ग्रोथ करने आए, तो हमें जितना से ज्यादा फीडबैक मिले वो हमारे लिए संजीवनी का काम करेगा। और पब्लिक स्पीकिंग में ये भी कहा जाता है कि नो आप अपनी यूनिक स्टाइल डेवलप कीजिए, किसी की कॉपी मत कीजिए। आप भगवान की बनाई हुई जो एक निहायत ही नो खूबसूरत जो है वो कृति है, और कृति सनॉन की बात नहीं कर रहा मैं, हम सब नो गॉड का एक गिफ्ट है, और हम सब किसी ना किसी रूप में यूनिक है, राइट। जैसे भी हैं, काले गोरे लंबे छोटे मोटे पतले, पढ़े ज्यादा पढ़े कम पढ़े, राइट, हिंदी इंग्लिश जो भी आती है हमें, मैथिली भोजपुरी हरियाणवी एनीथिंग, पंजाबी उर्दू, जो भी हमारे है, जो भी हमारे अंदर है वो एक यूनिक है हम। और उस यूनिकनेस को मेंटेन कीजिए और उस पे बिल्ड कीजिए, राइट। किसी और की विधा को कॉपी करने की जरूरत नहीं। किसी और का स्टाइल, धोनी का अपना स्टाइल है, तेंदुलकर का अपना स्टाइल है, राइट, विराट का अपना स्टाइल है, शाहरुख का अपना स्टाइल है, वैसे आप भी अपना स्टाइल, अपनी ब्रांड बनाइए। BYOD, BYOB, ब्रिंग योर और बिल्ड योर ओन ब्रांड, राइट। इस पे भी हम बात करेंगे बिकॉज ये भी आपकी ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इसलिए आपकी यूनिकनेस जो है वही डिफरेंशिएटर। बाकी तो ये नॉलेज, PPT, ज्ञान सबके लिए अवेलेबल है, बट क्या डिफरेंशिएट करेगा? हम सब सिमिलर हो सकते हैं बट वी आर नॉट सेम, राइट, वी आर नॉट इक्वल। इंस्पाइट ऑफ आप सारी चीजें बराबर हो, आप दो व्यक्ति को दे दीजिए फिर भी उनका जो है वो सेम नहीं हो सकते, करेक्ट। सो वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो कमजोरी नहीं है। तो किसी और की स्टाइल कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी स्टाइल बिल्ड कीजिए। तो अपनी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट कीजिए, जो आपका स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कीजिए और उस पर काम कीजिए, उसको यूज कीजिए। अगर आप फ्रंट फुट पे खेलते हैं तो फ्रंट फुट पे ही खेलिए, अगर आप डिफेंसिव हैं तो डिफेंसिव खेलिए। इफ यू आर ए फास्ट बॉलर, डू फास्ट बॉलिंग, इफ यू आर ए स्पिनर, डू स्पिन बॉल, डोंट चेंज योर स्टाइल। एंड उसमें जो भी कमियां हैं उन पे आप फीडबैक जो भी आपको मिलता है उस पर काम कीजिए और उसको निरंतर जो है रिफाइन करते रहिए। तो रिफाइन करने की, इंप्रूवमेंट करने की तो कोई सीमा नहीं, राइट। और अब थोड़ा सा पब्लिक स्पीकिंग हमारे इस जमाने में आसान हो गया। पहले के स्पीकर्स या जो पहले के जब भी ऐसा कोई स्पीकिंग तो बहुत मुश्किल होता था, बिकॉज प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होती नहीं थी। लोग याद करते थे या पेपर्स में लिखते थे, छोटे छोटे नोट्स बनाते थे, कार्ड्स बनाते थे, कोई ऐसे डिजिटल संसाधन नहीं थे। अब तो बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन बना दो, कंप्यूटर से प्रेजेंट कर रही, इतनी बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन दिखती है, तो बहुत आसान है। और तो उसका फायदा उठाना है। अब वो हमारी किस्मत अच्छी है कि हम इस युग में हैं जहां पे टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं हमारी मदद के लिए, तो उनका यूज करके वी हैव टू बिकम बेटर स्पीकर। सो आप जो भी स्लाइड बनाएं उस पर मेहनत करें, एंगेजिंग स्लाइड बनाएं, अच्छी स्लाइड बनाएं, ताकि स्लाइड्स जो है वो आपकी नो बात रखने में आपकी मदद करें। इंटरैक्टिव रखिए सेशन को, आप वो डिजिटल इंटरैक्शन कर सकते हैं, आप नो पॉल्स दे सकते हैं, क्विजेस शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, और जितना भी विजुअल कोई वीडियोस चला सकते हैं, कोई और आपने चार्ट या कुछ बनाया है, एनालिटिक्स जो भी आप डेटा शेयर कर सकते हैं, जिससे ऑडियंस का जो है वो ध्यान ना, कोई स्टैट्स हो, कोई ऐसी रिपोर्ट हो जो जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट आप नो आपकी बात की तरफ आकर्षित हो। तो इन चीज़ों का ध्यान जो है वो रख सकते हैं और इन इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत से टूल्स हैं अब तो, राइट। और ये एक जर्नी है, एक दिन में तो पूरी होगी नहीं। सो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, राइट, एवरी डे। और नो whenever we get time we will have to work and we will have to have that mindset कि मुझे बेहतर से और बेहतर होना है। और जब ऐसा माइंडसेट होगा तभी हम कोई नई चीज सीख पाएंगे, अडॉप्ट कर पाएंगे। सो वो माइंडसेट सबसे पहले, उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस। और उनसे सीखिए जो लगता है आपको कि इस विधा में माहिर है,
आपसे बेहतर हैं, आपको कुछ सिखा सकते हैं, आप उनके कांटेक्ट में आइए, उनसे सीखिए, उनके सेशंस अटेंड कीजिए, वर्कशॉप कीजिए। आपको देखिए कोशिश तो करनी पड़ेगी, कोई आके तो आपको नहीं सिखाने वाला, राइट? और पर आप अगर सीखना चाहते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट? एंड यू कैन गो एंड जो भी आप पढ़ें, सुने, देखें, उसको आप एनालाइज कीजिए कि जो वो जिनको आप एक्सपर्ट मानते हैं या अपने से बेहतर मानते हैं, वो कितना बेहतर है आपसे और कैसे बेहतर है, किस रूप से वो बेहतर हुए हैं आपसे। और वो जो चीजें हैं जो आपको फीडबैक मिलता है, उसको आप यूज कीजिए अपनी ग्रोथ के लिए। और एक और सबसे बेहतर तरीका है अपने आप को इम्प्रूव करने का कि आप जो है वो दूसरों को सिखाएं। अब जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं आपके साथ शेयर करने की, सिखाना तो नहीं बोलूंगा, शेयर करने की, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा निजी हित है कि मैं आपको सिखाने से पहले मैं भी कुछ रिहर्सल कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें मेरी भी इंप्रूवमेंट हो रही है। आई थिंक ये सबसे ज्यादा कारगर है कि आप भी किसी को सिखाएं, वो अपने बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, तो आपकी ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली होगी। और इस जर्नी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस तरीके से जो है हम डे 1 के अंत में पहुंच चुके हैं इन टर्म्स ऑफ द 90 डेज जर्नी। तो जो भी जितना भी हमने आज डे 1 में जितना भी सीखा, जो एक छोटी सी सक्सेस है, उसको सेलिब्रेट कीजिए, मोटिवेटेड रहिए, बिकॉज इट्स अ जर्नी एंड इट्स अ स्किल विच कुड बी लर्न्ड। और ये स्किल आपको बहुत फायदा दी कंपेयर टू अदर स्किल्स। आई थिंक ये जो स्किल है उसके जो रिटर्न्स है वो बहुत ज्यादा हैं। ये आपकी पर्सनालिटी में निखार रहेगा, उसकी वजह से आपको जो है अपनी फैमिली में, रिश्तेदारों में, वर्क प्लेस पे, हर जगह जो है वो इज्जत, सम्मान, ग्रोथ मिलेगी, प्रोवाइडेड यू आर कमिटेड टू लर्न, यूज इट एंड देन ग्रो। इसको आप एक चैलेंज की तरह लें, बिकॉज ये सीखी जा सकती है। ये ऐसी कोई विधा नहीं है कि जिसके लिए, जिसको नहीं सीखा जाता, कोई बिरले ही बहुत, कोई रिच सीख सकता है या बहुत पढ़ा लिखा सीख सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। Anyone can learn the skill of public speaking, communication, the art of communication and progress। जब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे ग्रोथ लेनी है और ये सीखी जा सकती है, आप मोटिवेटेड है, तो आप 100% जो है वो कामयाब होंगे। और इस तरीके से हम साथ साथ जो है वो आगे जो है वो निरंतर बढ़ते रहेंगे, राइट? सो दोस्तों, ये था आज का सेशन, राइट? और आपका जो भी फीडबैक है, जो भी आपका कोई सजेशन है, राइट, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। एंड इफ यू like the presentation, like the content, please reach out to us, we'll help you to get it। और हमारा तो एक ही मकसद है, वो है आपकी कामयाबी। So we have only one mission and that is your success। So with this we will end today's session। Thank you so much for joining on this journey। May God bless you with loads of success। Jai Hind।